बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉन स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह। मईशत किसी भी मुल्क का सबसे अहम शोबा होता है और मईशत ही आगे फ्यूचर तय करती है किसी भी मुल्क का कि उसने किस तरह आगे बढ़ना है और किस तरह उसने तरक्की करनी है। हमारी इस प्रोग्राम में कोशिश होगी कि मईशत पर जो 4 साल नून लीग की हुकूमत है उनके जो इक़दाम थे, मईशत कहाँ पहुँची है उस पर डिस्कस करें। और आज हमारे मेहमान हैं वज़ीर तिजारत खुर्रम दस्तगीर साहब, उनको हम खुशामदीद कहते हैं और उनसे बात करेंगे मुल्क की तिजारत के हवाले से, मुल्क की इक़्तिसादी पॉलिसियों के हवाले से जो 4 साल के दौरान रही हैं और आइंदा जो 1 साल आ रहा है, इनका आखिरी साल है, उसमें इनका क्या प्लान होगा। आया कि इलेक्शन ईयर के तौर पर इसको देखा जाएगा या पॉलिसी वही जारी रखी जाएंगी। खुर्रम साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मदऊ किया। खुर्रम साहब 4 साल हो गए आप वज़ीर तिजारत हैं। जब 2013 में आपकी हुकूमत बनी तो पीपल्स पार्टी के आखिरी साल में जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी 25 अरब डॉलर को टच कर रही थी। इन 4 सालों में आपकी जो एक्सपोर्ट है वो 19 और 20 बिलियन डॉलर के उसमें आ गई है, बढ़ने की बजाय 5 से 5.5-6 अरब डॉलर गिर गई है। शार्ट हमें बताएं इसकी वजूहात क्या हैं, 3-4 जो मेन वजूहात हैं और आप उनको अब तक हल क्यों नहीं कर सके। देखिए, पहले तो मैं अगर आप इजाज़त हो तो इदाद शुमार दुरुस्त कर दूँ। पीपल्स पार्टी के आखिरी साल में 2012-13 का जो साल था उसमें 24.8 बिलियन डॉलर की, तकरीबन 25 हो गए। सुनिए ना जी, मियाँ नवाज शरीफ गवर्नमेंट के पहले साल में पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की थी, 25.1 बिलियन। पहली दफ़ा इस हुकूमत के दौर में हमने बाकायदा तौर पर 25 अरब का जो टारगेट था उसको हमने क्रॉस किया। उसके बाद से पिछले 2 साल से जो 2014-15 और 15-16 उसमें हमें ख़ास तौर पे 15-16 का साल जो था उसमें डिक्लाइन आया है और जो स्टेट बैंक के नंबर्स उसके मुताबिक जो लास्ट फिगर है वो 21.9 बिलियन डॉलर की है 15-16 के लिए। तो येस, देयर इज़ अ डिक्लाइन, 3 अरब डॉलर का डिक्लाइन आया। उसमें सबसे बड़ी बात ये जो 2 मुश्किल साल थे 14-15 और 15-16, इसमें अगर आप गौर करेंगे तो मेनली वजह बैनुल-अक़वामी रिसेशन है, कसाद बाज़ारी है कि एक बहुत बड़ा डिप आया जो कमोडिटी प्राइसेस में, इंक्लूडिंग जिसका पाकिस्तान से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, जिसमें कॉटन की प्राइसेस हैं, जिसमें लेदर की प्राइसेस हैं, और उसके अलावा दूसरे भी राइस की प्राइसेस डिक्लाइन हुई। तो पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, चूँकि अभी उनमें हम हाई वैल्यू एडिशन तक तो नहीं इस साल पहुंचे। भी तो कमी हो रही है, बढ़ने इजाफे की जी, इस साल अल्लाह के करम से हम पुरुमीद हैं कि इस साल कमी नहीं होगी। ऑलरेडी एक रिकवरी प्रोसेस हुआ है। अभी जो हमारे पास 8 महीने के नंबर्स आए हैं, पहले 8 महीने के, उनमें 9 महीने के आ गए, 9 महीने के आ गए हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन जो डिटेल आई है उसमें 4 महीने वो थे जिनमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा थी। जो 9वां महीना जिसका आपने जिक्र किया मार्च, उसमें भी बहुत हेल्दी नंबर्स आए और पिछले साल के मुकाबले में कोई 4% जो थी मार्च 2016, जो कि अगर बहुत हाई नंबर नहीं था। आप कह रहे हैं कि एक ही वजह आप कमोडिटी प्राइस को नहीं, मैंने अभी आपको क्वांटिटी एक वजह ये है, ठीक है जी। दूसरी वजह इसमें ये भी है कि पाकिस्तान में हमें जिस तवानाई के बहरान का सामना रहा है और उसके साथ ही जो ख़राबी हुई, मैं समझता हूँ 2012-13 में जिसके रिज़ल्ट्स लेट आए, वो दहशतगर्दी का बढ़ना था। तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी ओवरऑल, और इसमें एक्सपोर्ट ग्रोथ भी शामिल है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी शामिल है कि जो एक्सपोर्टर हैं क्या वो नई कैपेसिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें दहशतगर्दी ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। और हम तो ये समझते हैं कि हमारी जो ग्रोथ में जो 2 जंजीरें जो हमें बांधी हुई थी वो यही हैं जिनको अब अल्लाह के करम से हमने तोड़ दिया है बहुत हद तक। वो यही है कि दहशतगर्दी, पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई है और उसके बाद पाकिस्तान में तवानाई की सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर हो गई है। इस लिहाज से सबसे पहले कि अक्टूबर 2015 से लेकर अब तक रमज़ान मुबारक के अलावा पाकिस्तान के तमाम इंडस्ट्रियल फीडर्स पर ज़ीरो लोड शेडिंग हुई है। आज तक भी ज़ीरो लोड शेडिंग अल्लाह के करम से। अभी 2-3 हफ्ते पहले जो बहरान था उस दौरान भी ज़ीरो लोड शेडिंग थी। तो एक तो इस बात को यकीनी बनाया गया है कि बिजली हमारी इंडस्ट्री को मिले और उसके इफ़ेक्ट भी अल्लाह के करम से आना शुरू हो गए।
दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा जो आई थिंक एक चेंज है वो ये है कि गैस की फरामी में बहुत बेहतरी आई। अब जो हमारे एक्सपोर्टर्स का आई थिंक जो उसमें वजह बनी है, एक जो दूसरी वजह मैं कहूँगा बैनुल-अक़वामी रिसेशन के बाद, वो यही है कि पाकिस्तान में पहले तो तवानाई थी नहीं, जब तवानाई आई है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है हमारे रीजनल कंपेरेटर्स के मुकाबले में। और हमें ये भी एक देखना है कि हमने जिसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया, हमारे जो मुआशी तज्जिया निगार है उन्होंने भी इस पर गौर नहीं किया कि हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर है टेक्सटाइल का, उसमें हिंदुस्तान अब एक कंपेरेटर बन के इन्हीं सालों में उभरा है। उन्होंने एक मैसिव एक्सपेंशन की है अपनी कैपेसिटी में। तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें नए जो एनर्जी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, उसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, और जिसके रिजल्ट्स जो हमें मिले कि जैसे नए कंपेटिटर्स आए हैं तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बड़ा इशू है। आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसियों के हवाले से ये भी तासुर है कि मिनिस्टर आप हैं, डिसीजन इसाक डार साहब करते हैं, ये क्या तासुर? नहीं देखिए, उस पहले तो ये था कि पाकिस्तान चूंकि IMF प्रोग्राम में था सितंबर 2016 तक, ठीक है, और चूंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो तमाम जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी है वो वहाँ से जो है वो ड्रॉ हो रही थी। और उसका एक नतीजा ये भी है ना कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में, अब चौथा साल जा रहा है, रेवेन्यू में 62% इजाफा हुआ। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि किसी हुकूमत ने इतना ज़्यादा। लेकिन आप देखें आपकी ट्रेड गिर गई है, आपका जो एक्सटर्नल वो आपका बैलेंस है वो बड़ा ख़राब हो गया है, आपके रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं आपके एक्सपोर्ट ना बढ़ने की वजह से, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। यही बात है कि हुकूमतें जो हैं वो पहले एमरजेंसी से डील करती हैं, फिर वो ग्रोथ से डील करती हैं। इस वक्त हम ये बिल्कुल हकीकत है कि 2016 जून तक तो या सितंबर तक जो है हम तो अपनी उस इमरजेंसी से डील कर रहे थे जिसका हमें सामना था 2013 में। अब जब इसका जो वो पैकेज ख़त्म हुआ और हमारे पास फिस्कल स्पेस क्रिएट हुआ, उसका नतीजा ये है कि जो हमने सितंबर 2016 से जो एडवोकेसी शुरू की थी उसका रिजल्ट ये आया कि जनवरी में प्राइम मिनिस्टर ने जो ड्यूटी ड्रॉबैक पैकेज जो है, जिसकी बहुत देर से डिमांड थी, अपने एक्सपोर्टर्स को बिजली की कॉस्ट और दूसरे जो टैक्सेस हैं उनको कॉम्पनसेट करने के लिए वो ड्यूटी ड्रॉबैक जो है लोकल ड्यूटी का उनको दिया गया। और मुझे अब ये भी खुशी है कि पिछले हफ्ते उसका पहला जो 1 अरब रुपया है वो स्टेट बैंक को दे दिया गया है और वो उसको डिस्पेंस कर रहे हैं। अच्छा, रुपया जो ओवर वैल्यू है इसका कितना फैक्टर है? क्योंकि ये बात भी हो रही है, आपने कई दफ़ा बात भी की है, तो इस पे जी वो एक फैक्टर ज़रूर है। और अगेन जिसमें मैं कहूँगा कि चूँकि IMF प्रोग्राम की वजह से एक जो व्यू था ओवरऑल उसमें यही समझा गया फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और इसाक डार साहब की तरफ से कि रुपए की कदर को स्टेबल रखना ही ओवरऑल हमारे जो है वो एडवांटेज में है। हम बहरहाल इसको एडवोकेट कर रहे हैं, हमने 2 साल पहले भी एडवोकेट बहुत सीरियसली किया था। मतलब आप चाहते हैं कि अगर एक्सपोर्ट नहीं, हम ये चाहते हैं कि मुल्क में एक जो रुपया है वो अपना जो हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो कैलकुलेशन हमें बता रहे हैं उससे इन लाइन होना चाहिए। क्योंकि अब ये भी हुआ है जिसका आपने जिक्र भी किया है कि इंपोर्ट्स जो हैं वो रिलेटिवली पिछले 4 सालों में, चूँकि एक स्टेबल कदर है रुपए की, इंपोर्ट्स रिलेटिवली कंपेयर टू वो चीपर हो गई हैं और उसका भी एक इफ़ेक्ट आया है। लेकिन उसके साथ ही आई थिंक जो नेक्स्ट इफ़ेक्ट है जो फ़िलहाल तो हमें आर्जी तौर पर ज़रूर एक तशवीश है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, लेकिन जो इंपोर्ट्स हो रही हैं वो अच्छी इंपोर्ट्स हैं इस लिहाज से कि वो पावर जनरेशन मशीनरी है, वो डेटा प्रोसेसिंग मशीनरी है, वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की मशीनरी है। मैं और आखिरी आपसे ये गुफ्तगू दिलचस्प गुफ्तगू जरूर एक वक्फा लेते हैं और ये दिलचस्प गुफ्तगू खुर्रम दस्तगीर से हमारी जारी रहेगी। वक्फे के बाद फिर हाजिर हैं और हमारी गुफ्तगू खुर्रम दस्तगीर से जारी है। खुर्रम साहब प्लीज़ आप जी। मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि इस साल जो इंपोर्ट्स हुई हैं उनमें चूँकि बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो मशीनरी की है और पावर जनरेशन मशीनरी है, माइनिंग मशीनरी है, जो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं। ये इसको नहीं सॉरी, मैं सर आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा। मैं आपको बताता हूँ जी। 75 अरब की दालें इंपोर्ट हुई है 9 माह में। जी हुई हैं। 50 अरब के मोबाइल इंपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ जी।
130 अरब रुपए का पाम ऑयल इंपोर्ट हुआ है। Absolutely. आपका एग्रीकल्चर कंट्री है और ये चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और आपकी मिनिस्ट्री का एक हार्टिकल्चर बोर्ड था। पाकिस्तान क्योंकि जो फल और सब्जियां हैं बहुत ज़्यादा पैदा करता है, और उस बोर्ड को इस्लाहात करने की बजाय, बेहतर करने की बजाय आपने ख़त्म कर दिया। इसकी क्या वजह है? जी, पहले तो ये है कि ये देखें, पाम ऑयल पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होता। उसके लिए अगर हमने प्रोड्यूस करना है तो एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है, उसको फीड करने के लिए पाम ऑयल तो आएगा। वो एक ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है हमारे पास। दालों का इशू है, पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से दालें इंपोर्ट करना पड़ी। बट एज आई सेड, मेनली जो इंपोर्ट्स में पुश आया है वो मशीनरी की वजह से आया, और ये एक अच्छी इंपोर्ट है बिकॉज पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो हमें जो है इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश नहीं होनी चाहिए, पर्टिकुलरली बिकॉज उसमें बहुत सारी मशीनरी ऐसी है जिसकी अगेंस्ट ज़र मुबादला पाकिस्तान से आउटफ्लो नहीं हुआ। देखें, एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। खुर्रम साहब, ये चीज़ें हम 4 साल से सुन रहे हैं, मशीनरी आ रही है, मशीनरी आ रही है। मशीनरी अब आके पहली दफ़ा आई है 2000। मैं आप अगर इरादा शुमार की इजाज़त दे दें कि जब 2015-16 का हमारी साल ख़त्म हुआ था तो हमारी इंपोर्ट्स में 2.5% कमी हुई थी पिछले साल के मुकाबले। जितना भी बूस्ट है वो बिल आखिर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो जब मोबिलाइजेशन हुई है तो इस साल में आके ये सारा पुश आपको नजर आना शुरू हुआ है। जो एविडेंस नहीं, इंपोर्ट अगर आप देखें तो 30% इंक्रीज है। अगर कमोडिटी की प्राइस कम हुई है तो इंपोर्ट की प्राइस, इंपोर्ट आपकी कम होनी चाहिए। अगर एक्सपोर्ट आपकी कम हो रही है तो इंपोर्ट भी कम होनी चाहिए, लेकिन इंपोर्ट आपकी 30 से 40% तक बढ़ रही है। देखें, दो इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है। एक तो ये एज आई सेड कि जब पाकिस्तान एक ट्रांजिशन फेज में है, लो ग्रोथ से हाई ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं हम, और उसके लिए आपको मशीनरी चाहिए टू बिल्ड दिस कंट्री। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं। जहाँ तक ताल्लुक है दालों का, वो अल्लाह का करम है कि वज़ारत तिजारत की जिम्मेदारी नहीं है कि ये दूसरे इशूज़ हैं जिनमें, या कॉटन क्रॉप का फेलियर जो है वो बहुत बड़ा इशू हुआ पिछले 2 सालों में, जिसकी वजह से भी हमारी इकॉनमी को डैमेज हुआ है। उसका कौन जिम्मेदार है जी? देखिए, वो तो मौसमी हालात जिम्मेदार है ना जी, और उसके अलावा जो मुख्तलिफ नहीं सर, मौसम कहता है कि सर सॉरी, मौसम कहता है कि कॉटन के एरिया में आप शुगर मिलें लगाएं। ये मौसम का, ये तो पॉलिसी के फेलियर है ना। नहीं, देखिए, जहां कॉटन की 2015-16 में कीमत कम थी, इस दफ़ा आपने गौर किया होगा कि 16-17 में कॉटन की कीमतें रिकवर हुई हैं। इसी तरह जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली रिकवर हुई है। इंशाल्लाह उसकी वजह से दोबारा इंसेंटिव मिला है किसानों को कि वो कॉटन को काश्त करें, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करें कि इस साल एक बेहतरी आ जाएगी। इसी तरह जो है हमें अपने जो हम देखते हैं व्यू के पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के वाइज क्या हो रहा है, जो सबसे हमारी जो आई थिंक तसल्ली बख्श चीज़ है वो यही है, 2 जगहों पे जो सपोर्ट आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान में जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो मुस्तकिल पिछले 3 सालों से ना सिर्फ उनकी मिकदार में इजाफा हो रहा है उनकी एक्सपोर्ट में, बल्कि उनकी यूनिट प्राइस भी इम्प्रूव हो रही है। तो वो एक बेहतर हमारे सामने है, और ये भी इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को इस सबसे बड़ा एक सहारा मिला हुआ है वो यूरोप में GSP प्लस है, जो 2014 जनवरी में आगाज़ हुआ था। वो एक बहुत बड़ा एक हमारे पास सपोर्टिंग मैकेनिज्म मौजूद है जिसने हमारी एक्सपोर्ट को सहारा। अगर वो ना होता तो फिर आप कहाँ होते इस वक्त? जी, हम ज़्यादा मुश्किल में होते, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल में होते, लेकिन बहरहाल वो वहाँ जो है रेडीमेड गारमेंट्स की बहुत बड़ी पुश हुई है, वहाँ फुटवेयर की बहुत बड़ी पुश हुई है यूरोप में। तो उससे जो है पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है एक्सपोर्ट्स में वो भी बेहतर हो रही है। खुर्रम साहब, वज़ीर आज़म ने टेक्सटाइल, ये ख़ासकर आपकी एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए एक पैकेज दिया। पैकेज में कितना अब तक आपको इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है और कितने जो फंड्स हैं रिलीज़ हुए हैं? जी, जो हमने अप्रैल के वस्त तक जो नंबर्स लिए थे उसमें 66 करोड़ के क्लेम्स आए थे, और उसके अगेंस्ट से मैंने कहा आपको कि 1 अरब रुपया जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह वो जो क्लेम्स हैं जो ऑलरेडी आए हैं वो उनको दे दिए जाएंगे। 2 माह के दौरान सिर्फ 66 करोड़ के क्लेम्स आए हैं। जी, ये देखिए ना, एक्सपोर्टर को अपनी कैलकुलेशन में उसको वर्कआउट करने में वक्त लगता है, उसके अगेंस्ट ऑर्डर्स लेने में वक्त लगता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि पैकेज जनवरी में आया, फरवरी में उसका इफेक्ट नहीं नजर आया, मार्च में उसका पहली दफा में इफेक्ट आना शुरू हुआ, जब फरवरी और मार्च के दरमियान रफली यानी मंथ ऑन मंथ जो थी
10% एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी फरवरी और मार्च के दौरान, और ईयर ऑन ईयर जो थी वो 4% बढ़ी। तो वो जो है कुछ वक्त लगता है पॉलिसी को प्रोपेगेट होने में, पर आई एम श्योर अब वो जो है उसकी प्रोपेगेशन आना शुरू हो गई है। और अब जबकि पिछले अप्रैल के आखिरी हफ्ते से उसका बाकायदा डिसबर्सल शुरू हो गया है उस ड्रॉबैक पैकेज का, और ना सिर्फ उसका बल्कि पैकेज शुरू है बल्कि जो टेक्सटाइल पॉलिसी के पेंडिंग 1.6 अरब रुपए थे वो भी रिलीज हुए हैं। तो अप्रैल में 2.6 अरब रुपए जो हैं वो एक्सपोर्टर्स को रिलीज हुए हैं, तो उनका भी इम्पैक्ट इंशाल्लाह जो है वो आएगा अप्रैल के नंबर्स में भी और मई के नंबर्स में भी। अच्छा, ये 4 सालों के दौरान आपको सबसे ज़्यादा जो मसाइल आए एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए, आप मुख्तलिफ स्ट्रेटजी भी देते रहे। 3 साल स्ट्रेटजी थी आपकी कि 35 अरब डॉलर पे हम एक्सपोर्ट जाएंगे, वो तो नहीं हो सकी बल्कि मज़ीद कम हो गई। आपको सबसे ज़्यादा हर्डल कहाँ पे आई है? आपको रेवेन्यू साइड पे महसूलात की तरफ से कोई रुकावट थी? आपके जो स्कीमें थी उनके लिए फ़ंड जारी नहीं हो सके, या आपके जो करना चाहते थे उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका? क्या रुकावटें क्या थी? नहीं, मेनली तो जी सबसे बड़ी रुकावट जो आई है, अब हम इसका कहते हैं ठंडे दिल से तज्जिया कर सकते हैं, वो यही आई है कि एक्सपोर्टर्स को उनके रिफंड्स पे नहीं हुए, और चूंकि उनको रिफंड्स पे नहीं हुए। नहीं, उसकी वजह क्या थी? आप क्या समझते हैं फाइनेंस की तरफ से कोई डायरेक्टिव? देखिए ना, एफबीआर की एक लीगल कमिटमेंट है कि अगर मैंने आज एक्सपोर्ट की है तो थ्योरेटिकली 15 से 30 दिन के दरमियान वो रिफंड मुझे वापस आना चाहिए। अच्छा खुरम साहब, मेरे क्या ये तो दोस्त वो चूंकि हैं, मुझे रिफंड नहीं, मैं तो रिफंड्स का ना होना उससे जो इफेक्ट आया असल में मैं समझता हूँ सिस्टमेटिक इफेक्ट जो है वो हुकूमतों की पॉलिसी अपनी जगह पे, जो लिक्विडिटी जब नहीं थी, लोगों के पास सरमाया नहीं था वर्किंग का, तो पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट करने वाला स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं आ सकता, वो बहुत हिट हुआ है। जो छोटे तो आपने ये प्राइम मिनिस्टर के सामने ये जी हम ये बात कर चुके हैं। मसलन दूसरी जो रुकावट थी जो अभी दूर हुई है चंद हफ्ते पहले, वो ये थी कि पाकिस्तान में गैस के इंडस्ट्रियल कनेक्शंस नए बंद थे। उसका मतलब, उसका रिजल्ट ये आया, 3 हफ्ते पहले तक बंद थे, उसका रिजल्ट ये आया कि अगर एक्सपोर्टर्स एक्सपैंड भी करना चाहते हैं तो उनको गैस, यानी गैस वैसे मुल्क में अवेलेबल है लेकिन उनके पास नया कनेक्शन अवेलेबल नहीं था एक्सपेंशन के लिए। लेते हैं छोटा सा, और वक्फे के बाद खुरम साहब से पूछेंगे कि अब इस्तेकाम की बजाय जो अगली पॉलिसियां आ रही हैं नेक्स्ट बजट में, वो क्या पॉलिसी होंगी? वक्फे के बाद। जी खुशामदीद कहते हैं वक्फे के बाद। सर, अब आप बता रहे थे कि 4 साल हम इस्तेकाम की पॉलिसियों पर, स्टेबलाइजेशन की पॉलिसियाँ और IMF का प्रोग्राम भी था, तो अब बजट आ रहा है मई के आखिरी हफ्ते में, तो अब आपके हाथ खुल चुके हैं, आपके पर आज़ाद हैं, अब आप क्या करेंगे? 4 साल तो आप कुछ नहीं कर सके। जो रिक्वेस्ट है वो पिछले 3.5 साल से एक ही है, और अभी भी हम बजट में यही प्रिंसिपल रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं कि एक दफ़ा एक्सपोर्टर्स के तमाम रिफंड, सिर्फ सेल्स टैक्स के नहीं, उनके इनकम टैक्स रिफंड्स हैं, जितने भी टैक्स के रिफंड्स के, अभी टोटल रिफंड्स हैं कितने जी? ये भी इस मामले में भी कुछ इबहाम है, हमें मुख्तलिफ फिगर्स, एक्सपोर्टर्स की तरफ से फ़र्क फिगर्स आते हैं, FBI की तरफ से फ़र्क फिगर्स आते हैं, लिहाजा मैं कोई आपको मैं आपको बताऊं, वैसे जून तक नहीं देंगे, उनका शॉर्टफॉल आ रहा है, उसको कवर करना है, वो अदा नहीं। ये आप मुझसे ज़्यादा फिर वेल इन्फॉर्म्ड है, लेकिन बहरहाल हमारी जो इस वक्त हाईएस्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि एज आई सेड मेरी प्रायोरिटी ये है कि हमने पाकिस्तान का जो SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सपोर्टर है उसको इंशाल्लाह अपने पाँव पर खड़ा करना है, और ये मुमकिन नहीं होगा जब तक हम रिफंड्स उनके पे नहीं करते, और फिर एक रेगुलर बेसिस पे उनको वो रिफंड्स जो हैं, क्योंकि सिर्फ एज आई सेड सेल्स टैक्स तो जीरो रेटेड हो गया प्राइम मिनिस्टर की इंटरवेंशन से, 1 साल हो गया उसको, तो वहां तो अब रिफंड जनरेट नहीं हो रहे, लेकिन दूसरी तरफ से तो रिफंड जनरेट अच्छा, हो रहे हैं। एक तो पॉलिसी ये है, दूसरी पॉलिसी ये है कि मुल्क में जो गैस की कीमतों में एक तफावत है, डिफरेंस है, उसको इक्वलाइज किया जाए। इस मामले में ज़ाहिर है मुशावरत चाहिए होगी सूबों से, लेकिन पूरे मुल्क में तवानाई की कीमतें एक ही होनी चाहिए ताकि ये डिफरेंशियल जो है ना वो भी क्रिएट ना हो। बिजली की कीमत, हाँ, और बिजली की कीमत जो है, ये भी हमारा प्रपोजल है कि जो प्योरली एक्सपोर्टर रिलेटेड हमारे पास ग्रिड्स हैं, ऐसे फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में, मुख्तलिफ मुल्तान में भी हैं, वहाँ जो है वो बिजली की कीमत जो है वो, जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सिंगल डिजिट में होनी चाहिए, 10 रुपये से कम होनी चाहिए।
लेकिन अगर 10 रुपये हो जाए तो टैक्सेशन इतनी है कि वो 20 रुपये पे पहुंच जाती है। नहीं नहीं, वो ये तो कह रहे हैं कि ग्रोस फिगर जो है, ग्रोस फिगर सिंगल डिजिट में होनी चाहिए। और ये जो है ना, ये सिर्फ कोई दिखाने की चीज नहीं कि 10 से 9 पर आ गए हैं। ये वो 9 सेंट्स एक ऐसा नंबर है जो हमारे सारे कंपेरेटर्स में सब बिजली की कीमत रफली अप एंड डाउन, तो वहां आके पाकिस्तान, एज आई सेड, हमारा तो इशू यही है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंपैरेटिव करना। अच्छा खुरम साहब, ज़रा इंटरनेशनल जो हमारे बायलैटरल और ट्राइलैटरल किस्म के जो एग्रीमेंट हैं उन पे थोड़ा सा गुफ्तगू कर लें। पाकिस्तान ने चीन के साथ FTA किया था, FTA 1 किया था, और FTA 1 का नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान को तकरीबन सालाना 22 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल आता है उससे, लेकिन पाकिस्तान को एक्सेस नहीं मिल सकी, और चाइनीज़ जो इंपोर्ट हैं पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं, पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। तो चाइना के साथ मार्केट एक्सेस क्यों नहीं मिल सकी पाकिस्तान को, और इसकी वजूहात क्या हैं? आप इशू डिस्कस करते रहते हैं, बाकी ममालिक के इशू हैं वो भी डिस्कस करेंगे, पहले चाइना का प्ले। देखिए, चाइना में हमारा गालिबन पाकिस्तान का सबसे पहला FTA श्रीलंका के साथ हुआ था, उसके बाद चाइना के साथ 2005-06 में। उस वक्त के लिहाज से वो FTA बड़ा लिबरल था हमारे ख्याल में, लेकिन उसके बाद 2-3 मामला हुए। सिर्फ ये कहना कि जी पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ, ये भी दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स चाइना को 4 गुना हुई है, दे हैव इंक्रीज्ड 400% सिंस द, लेकिन चूंकि हमारा बेस बहुत कम था ना, 500 मिलियन से 2 अरब डॉलर हो गए, ठीक है, तो वो, लेकिन बहरहाल ये कहना कि जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हुआ, ये भी गलत है। एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, और चाइना की एक्सपोर्ट्स में उतना 400% इजाफा नहीं हुआ, लेकिन उनका चूंकि बेस ही बहुत बड़ा था, लिहाजा वहां जो है हमें एक नजर आता है कितनी हो गई हैं, डिफरेंस हो गए। उसमें भी इबाम है जी, वो भी नंबर्स जो हैं वो, उसमें भी कोशिश जारी है कि FBR और कस्टम्स में और चाइनीज कस्टम्स में जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है वो होना शुरू हो लाइव, ताकि क्लियर जो है FTA 2 पे कोई बात। हाँ, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ये है, हुआ ये कि पाकिस्तान ने FTA कर दिया चाइना के साथ। चाइना ने उस FTA के बाद उस वक्त के लिहाज से चाइना ने हमें कंसेशंस मेजर दी थी, लेकिन यही पाकिस्तान में आई थिंक हम सब के लिए एक सबक है पॉलिसी मेकर्स जो हैं, कि पॉलिसी अगर एक जगह ठहर जाएगी तो वो नुकसान होगा। हुआ ये कि पाकिस्तान को 2005 में तो प्रेफरेंस थी कि जी दूसरों के ऊपर 10% टैक्स था या 12% टैक्स था, हमारे ऊपर 3% था, तो हमें प्रेफरेंस हुई, और आपने देखा पाकिस्तान से यान जाना शुरू हुआ, पाकिस्तान से क्लॉथ जाना शुरू हुआ। लेकिन इन 10 सालों में चाइना ने बहुत मेजर और लिबरल FTAs किए हैं, पर्टिकुलरली आसियान के साथ जो उनका FTA है वो बहुत लिबरल है, ठीक। अब हुआ ये कि हम तो 3% पे थे, पर आसियान को चाइना ने एक्सेस दे दी 0% के ऊपर। तो हम जिसका जो जबान हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारी प्रेफरेंस इरोजन हुई है चाइना के अगेंस्ट, ठीक है जी। इसी के ऊपर फिर हम, यही वजह है कि हमने, बजाय ये कि हम FTA 2 में जाते जिसके अंदर था कि जी आप 90% तक एक्सेस देंगे, हमारी अपने जो चाइनीज भाइयों से यही अब जो अंडरटेकिंग है वो ये है कि देखें, पहले FTA 1 का इम्बैलेंस आप एड्रेस करें। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करते तब तक FTA 2 विल नॉट बी बेनिफिशियल, क्योंकि पाकिस्तान को बहरहाल कुछ इंडस्ट्रीज में जैसे सेरामिक्स थी या फुटवेयर थी, उसमें लॉस हुआ है। सिर्फ चाइना का इशू नहीं है, आपने ईरान के साथ, ईरान के सदर आए थे लास्ट ईयर, आई थिंक मार्च 2016 में, एक 5 ईयर एग्रीमेंट हुआ था आपका, लेकिन उसके साथ जो FTA होना है या बाकी जो एग्रीमेंट होने हैं या बैंकिंग चैनल खुलने हैं या बॉर्डर खुलनी है, 2 जो पॉइंट खुलने हैं बॉर्डर पर, कुछ भी पेशरफ्त नहीं है, उसी की तरह स्टिल स्टैंड है, कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। जो आप डेडलाइन रखी थी प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं खुशखबरी दे भी दे सकता हूं, हमने पब्लिश भी की है कि 13 अप्रैल को पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने और चाइना के मरकजी बैंक ने एग्रीमेंट साइन कर दिया है बैंकिंग रिलेशनशिप का, और अब अगले चंद दिनों में किसी भी वक्त जो है स्टेट बैंक बाकायदा तौर पर उसका सर्कुलर इशू कर देगा। तमाम पाकिस्तानी बैंकों को हिदायत इशू हो जाएंगी कि अब ईरान के साथ बाकायदा बैंकिंग होने जा रही है। नहीं, ईरान से आपने ट्रेड $5 बिलियन तक ले जानी थी, वो चंद करोड़ तक है, उसमें क्या, उसमें इस वक्त जो ज्यादा या FTA ईरान के साथ होना है, उसमें क्या पेशरफ्त है? FTA तो इसलिए होना मुश्किल है कि ईरान अभी WTO का रुकन नहीं है, ठीक है। ईरान के साथ हमारा एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, तो हमने इसके ऊपर एक राउंड भी किया है नेगोशिएशंस का, जिसका, और अभी रिसेंटली, अभी एक चंद दिन पहले ही जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन हुआ तेहरान में।
उसका नतीजा ये है कि अब दोनों ममालिक ने फैसला किया है कि जो हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है हम उसी को मज़ीद गहरा करेंगे कुछ अरसे के लिए, और वहाँ कोशिश ये है कि वो भी हमारे जो आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर वो ड्यूटियाँ अपनी कम करेंगे, हम उनके कुछ आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट पर ड्यूटियाँ कम करेंगे। और सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ट्रेड है, बैंकिंग भी उसमें मुआवन होगी, वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। गैर रस्मी तजारत हो रही है पाकिस्तान और ईरान में, बहुत बड़े नंबर्स हैं उसके। अच्छा, ठीक है जी। उस कितना नंबर है जी? मैं एज आई सेड, मुझे चूंकि वो गैर रस्मी है तो उसमें सिर्फ एस्टिमेट। तो वो आप रोकने में नाकाम रहे हैं या ईरानी रोकने में? जी, दोनों साइडों से ये कमी है, दोनों साइडों से कमी है। और बड़े दिलचस्प केसेस भी हुए हैं कि हमने जब ईरान, फॉर एग्जांपल हमारे जो बलूचिस्तान के काश्तकार भाई हैं उन्होंने कंप्लेन की कि जी हमको सेब बहुत आ रहा है, तो हमने जो सेब की ईरान से मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस थी उसको बढ़ा दिया ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर। वहाँ से सेब आना बंद हुआ और ईरान का सेब जो है वो अफगानी सेब बनकर तोरखम से आना शुरू हो गया। तो इस तरह के चैलेंजेस, ये गैर रस्मी तजारत हो रही है ना, कि हमें रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा दोनों साइडों से। क्योंकि अभी जब हमारी ये जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन हुआ है, तो ये बड़ी दिलचस्प बात है जी जी कि पाकिस्तान के जो नंबर्स थे वो सिर्फ $30 मिलियन थे पिछले साल। ठीक है। ईरान के इरानियन $180 मिलियन अकाउंट कर रहे हैं। अब ये 600 गुना, जो 600% जो फर्क आया है, वो यही इशू है कि एनफोर्समेंट में इस वक्त कमी है दोनों साइडों से। और उसमें ये भी वजह है कि चूंकि जो ईरानी सीस्तान बलूचिस्तान हमारे साथ लगता है, वहाँ भी इनफॉर्मल मार्केट्स हैं, हमारी तरफ भी इनफॉर्मल मार्केट्स हैं। तो अब यूँ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे इंशाल्लाह जब ये बैंकिंग 1-2 दिनों में ये सर्कुलर हो जाता है, तो पाकिस्तान के राइस भी जो अभी गैर रस्मी जा रहा है ईरान में, वो रस्मी तौर पर जाना शुरू होगा, तो नंबर्स इंप्रूव हो जाएंगे। और एक वक्फा और लेते हैं और ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी खुशामदीद, ये हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। खुर्रम साहब, आप एक और इशू है इंटरनेशनल ट्रेड का, एक एग्रीमेंट आपकी बातचीत हो रही थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान के सैफरी की एक एग्रीमेंट ट्रेड के हवाले से। उसमें हमें जो इतलात हैं अफगानिस्तान बैक कर गया है, उसकी वजूहत क्या है, या आपको कोई खदशात हैं, अफगानिस्तान को क्या खदशात हैं, वो बातचीत किधर है? जी देखिए, अफ़गानिस्तान मैं बड़े मैं कहूँगा कि खुश दिली के साथ और खुशगुमानी के साथ मैं काबुल गया था 2 साल पहले, अप्रैल 2015 में। और वहाँ हमने जाके उनको अपने अफ़गान भाइयों को ऑफ़र किया कि हम आपको जिस पर अमल दरामद कर भी रहे हैं कि जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड था वो पहले 100% चेक होता था, हमने उसको 20% कर दिया ताकि वो तेज़ी से गुजरे, जो उनकी कंप्लेंट्स थी वो कम हो। उन्होंने ये भी एक डिमांड की थी कि पार्शल कार्गो, यानी एक कंटेनर से कम कार्गो जो है पाकिस्तान अलाउ नहीं करता था ट्रांजिट ट्रेड में। हमने कहा जी हम आपके लिए वो भी हमने अलाउ कर दिया उनको। तो मैं ये ऑफ़र लेके वहाँ गया और मैंने कहा कि जी हमें फौरी तौर पे 2 चीज़ें थी जो हम चाहते थे अफगानिस्तान के साथ करना। एक तो जिस ट्रायलैटरल एग्रीमेंट का आपने जिक्र किया, और दूसरा था कि हमने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की एक ऑफ़र की हुई है अफगानिस्तान को। दोनों मामलात में मुझे बड़ा दुख है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है उसकी तरफ से वो रेसिप्रोसिटी हमें नज़र नहीं आई। जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट था वो हमें कहा गया कि जी वो तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास चला गया है, उनकी जो भी है, और अभी तक वो वहीं मौजूद है, उसमें कोई पेशरफ नहीं। दूसरा ये था कि हमें ये कहा गया अफगानिस्तान की तरफ से कि जी जब तक आप हमें वाघा से हिंदुस्तान तक एक्सेस नहीं देते तब तक हम आपको ताजिकिस्तान की एक्सेस या सेंट्रल एशिया की एक्सेस नहीं, फॉर्मल एग्रीमेंट हम नहीं कर सकते। तो हमने उन पर यह वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बाहमी ताल्लुक़ है वो किसी तीसरे मुल्क पर मशरूत नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, ज़बान के, सकाफ़त के, एक हिस्ट्री है। तो अगर आप किसी भी तीसरे मुल्क पर उसको मशरूत करेंगे तो इससे मामलात में रुकावट आएगी। लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से वो शर्त मौजूद है जिसकी वजह से फिर पेशरफ्त नहीं हुई। अच्छा खुर्रम साहब, हम इंडिया के साथ जब तिजारत की बात करते हैं तो वज़ीर आज़म साहब ने कल्चर इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। इंडिया की फिल्में, मतलब है कि कल्चर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो गुड्स के हवाले से क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड के हवाले से? ट्रेड तो हो रही है लेकिन जो ट्रेड होनी चाहिए, जिस किस्म की
अब जब आप कल्चर इंपोर्ट करने की इजाज़त दे रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसकी इजाज़त दी, आपको याद होगा, फिल्में इंडियन इंपोर्ट करने की, तो बाकी इशूज़ पर क्या क्या पोजीशन है आपकी, या कहाँ खड़े हैं हम? नहीं, इंडियन फिल्में तो बड़ी देर से अलाउ है। नहीं नहीं, बैन हो गई थी सर, आपको याद हो जब लाइन ऑफ कंट्रोल्स पर इशू हुए नहीं, थे। वो तो उससे पहले भी तो पाकिस्तान में फिल्में आ रही थी। इशू हिंदुस्तान में यही है जी कि आज भी जो 2012 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नेगेटिव लिस्ट की बुनियाद पर तजारत शुरू की थी, वो कराची से उसी तरह राइज है, उसमें कोई कमी या उसमें तब्दीली नहीं आई। जो इशू है वो बहरहाल वाघा बॉर्डर का है, और वहाँ चूँकि एक पॉजिटिव लिस्ट है, सिर्फ उसी की इम्पोर्ट अलाउड है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तजारत जो है वो हमेशा एक शिकार रही है हमारे सफारती तनाव का, और लेकिन चूँकि तजारत के लिए ज़रूरी है कि आपके पास माहौल इस तरह का हो जहाँ आप तजारत कर सकें। क्योंकि वो माहौल नहीं है, लिहाजा ये तजारत जो है वो एक ख़ास लेवल पर आकर थम सी गई है। और देखें, अगर कभी आइंदा आने वाले सालों में जो भी हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में आने वाली हुकूमतें होंगी, वो अगर बेहतर माहौल करना चाहें तो इसमें बहुत, पाकिस्तान के लिए बहुत पोटेंशियल है। अच्छा, आपके जो इदारे हैं मिनिस्ट्री के, वो अंडर वर्क फोर्स हैं, मतलब है उनमें आपकी मिनिस्ट्री भी, टीडैप भी, बाकी जो टीडीआरपी हैं या बाकी आईपीआर है, तमाम इदारों में जो एम्प्लॉइज़ हैं वो शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा ना, जिनसे परफॉर्मेंस भी, इसकी वजूहत क्या है? आप कर नहीं पा रहे या आपको फंड्स नहीं मिल रहे, इशू क्या है? नहीं, क्या इदारों के सरबराह भी नहीं है? ओवरऑल ही कमी है, ख़ास तौर पे जो मिड लेवल है, यानी ग्रेड 19 और 20, उधर बहुत सवेयर शॉर्टेजेस हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में सिर्फ थोड़ा सा इशू ये है कि ये एक बहरहाल एक टेक्निकल मिनिस्ट्री है। यहाँ सिर्फ जो है आपने कागज़ों का चल चलाओ से काम नहीं चलता। यहाँ आपको बहरहाल चूँकि नंबर्स हैं, एनालिसिस है, और एक ऐसी, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में टेक्निकल लोग हैं ही नहीं? नहीं, पाकिस्तान में टेक्निकल लोग हैं, लेकिन उनको अब इंशाल्लाह अल्लाह के करम से इस साल एक बड़ा बैच आया है कमर्शियल ऑफिसर्स का, जो CSS का नया लेटेस्ट बैच है। मुझे खुशी है कि जब एक साइजेबल बैच है जिनकी हमने अभी ट्रेनिंग शुरू की है। तो बहरहाल वो नीचे से लोग आ रहे हैं। आई थिंक 17 और 18 में बेहतर लोग हैं, 19 और 20 में एक प्रॉब्लम रही है। और एज आई सेड, यहाँ सिर्फ हमें कागज़ चलाने वाले या अंग्रेज़ी लिखने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें एनालिटिकल लोग चाहिए। और हमारे पास बहरहाल एक कोर मौजूद है ऑफिसर्स की, जिनके पास ये एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ हैं। 4 साल के दौरान आपकी मिनिस्ट्री की हालत ये रही कि आपकी एक्सपोर्ट टारगेट कभी पूरा नहीं हुआ, किसी भी साल में पूरा नहीं हुआ, बल्कि एक्सपोर्ट आपकी मुसलसल गिरती रही। आपने खुद बताया $5.5-6 अरब डॉलर कम हो गई है एक्सपोर्ट आपकी। मैं फिर दुरुस्त करूंगा सर, मैं बता रहा हूँ, शुमार दुरुस्त होने चाहिए। देखिए सर, $5 अरब तो हो गई है। नहीं, आपने कहा पहले साल में 25 अरब 10 करोड़ डॉलर, पिछले साल 22 अरब हुई, तो और इस साल कितनी होगी सर? ये तो अब नंबर्स आएंगे, ये अब मुझे लग रहा है 19.5-20 भी नहीं जाएगी। तो हम देखेंगे ना जी। तो नहीं, मुझे एक बात बताएं, प्राइम मिनिस्टर ने पहले साल जब कहा था कि हर मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, आप अपनी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस से मुतमईन आया कि आप अगर नेक्स्ट आपकी हुकूमत आती है दोबारा, तो आप फिर ट्रेड मिनिस्टर बनना चाहेंगे या आप अपनी परफॉर्मेंस पर नज़र रखेंगे? जी नहीं, मैं बिल्कुल बनना चाहूँगा, क्योंकि मिनिस्ट्री के किसी एक्शन की वजह से, बड़ी अहम बात में आपने, शुक्रगुजार हूँ आपका, वजारत तजारत के किसी अमल की वजह से एक्सपोर्ट को नुकसान नहीं पहुँचा, और ये मेरे लिए तसल्ली की बात है। बल्कि वजारत तजारत के एक्शन की वजह से पाकिस्तान को GSP+ मिला है, जिसने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को सहारा दिया हुआ है इंतहाई मुश्किल हालात में। मैं ये भी कहूँगा, अगर आप के नाजरीन रिसर्च करना चाहें, आप भी करते हैं तहकीक, 2014-15 में और 15-16 में दुनिया के बेशतर ममालिक की एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुई, 8-8%, 10-10%, 12-12%। तो पाकिस्तान भी ये नहीं था कि आउटलायर है कि जहाँ पता नहीं क्या हो गया, एक जनरल ट्रेड का डिक्लाइन हुआ। और पहली दफ़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ट्रेड ग्रोथ थी, इट वाज लेस देन GDP ग्रोथ इन द वर्ल्ड। तो ये इस लिहाज से, पॉलिसी के लिहाज से अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हम मुतमईन हैं। दूसरा, इस लिहाज से मुतमईन है कि इस वजारत में जहाँ बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए थे, अल्लाह ताला के करम से इंटेग्रिटी रही है। तो ये मेरे लिए तसल्ली की बात है। और इंशाल्लाह ये तो वज़ीर आज़म के ऊपर मुनहसर है, और ऑफ कोर्स मेरे शहर गुजरांवाला के अवाम के पर मुनहसर है कि अगर वो मुझे मुंतखब करें और मुझे ये मौका दें, तो वज़ारत तजारत बहुत एक अच्छी और बेहतर जगह है
पाकिस्तान की खिदमत करने की। थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया।